अस्मिता, जिसकी उम्र फिलहाल 24 साल है, उसकी शादी काफी दिन पहले हो चुकी है और जिस परिवार के अंदर उसकी शादी हुई है वो पूरे के पूरे बिजनेस माइंडेड है। तो इसी वजह से जब अस्मिता की शादी उस परिवार में हो जाती है तो उसके बाद अस्मिता भी बिजनेस ही करने लगती है और फिलहाल उसके बिजनेस अच्छी तरह से चला करते हैं। अब तभी एक दिन एक ही बिजनेस की मीटिंग को करने के लिए वो बिहार के मधुबनी में किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाती है। सुबह सुबह का समय था और जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो उसकी मीटिंग सक्सेसफुल होती है। तो उसके बाद वो बड़ी ही खुश होकर वहां से वापस लौट रही थी, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में कुछ खाली खेत पड़ते हैं और उन खाली खेतों में एक लड़का जो कि बकरियों को चरा रहा था, उसके ऊपर अस्मिता की नजर पड़ जाती है। अब जैसे ही उस बकरी चराते हुए लड़के को देखती है तो एकदम से वो अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है और उसके बाद उसे किसी की याद आ जाती है। तभी यहां पर जो अस्मिता होती है वो एकदम से ड्राइवर काका से कहती है, काका गाड़ी रोको और हमें अभी कहीं और जाना है। अब इसके बाद जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी रोक देता है और पूछने लगता है, बताओ बेटी आपको कहाँ जाना है? तो वो कहने लगती है, काका फलाने गांव की तरफ गाड़ी चलाओ और यहाँ से लगभग आधे घंटे का सफर है और हम लोगों को वहीं पर ही जाना है। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि आज पहली बार अस्मिता उस जगह पर जा रही थी, क्योंकि शादी के बाद से ही यही ड्राइवर उसकी गाड़ी चलाया करता है, लेकिन आज तक भी इस जगह के बारे में उसने जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पर ऐसा क्या काम होगा जिस वजह से अस्मिता जा रही है? यही बात सोचकर ड्राइवर असमंजस में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी मोड़ता है और उस सफर को तय करने लगता है। अस्मिता रास्ते में ढेर सारी बातें सोच रही है और सोचते सोचते मुस्कुरा रही है। ड्राइवर काका इस चीज को देख लेता है और देखने के बाद उससे रहा नहीं जाता और वो पूछ बैठता है, मालकिन अगर आपसे बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो उसके बाद वो कहती है, हाँ काका बताइए आपको क्या पूछना है? तो ड्राइवर कहता है, मालकिन उस जगह पर आज तक मैं आपको नहीं लेकर गया हूं और आपका वहां पर क्या है जिस वजह से आप वहां पर जा रही हो, और क्या कारण है जो वहां पर जाने के नाम से आप बड़ी खुश प्रतीत हो रही हो? तो उसके बाद जो अस्मिता होती है वो एकदम से मुस्कुराने लगती है और कहती है, काका इसके पीछे थोड़ी लंबी कहानी है और आपको मैं शुरुआत से सुनाती हूँ। तो इसके बाद जो काका होता है वो कहने लगता है, ठीक है मालकिन सुनाओ, कोई बात नहीं है, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर जो अस्मिता होती है काका को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है और वो बताती है, आज से लगभग 11 साल पहले जब मैं 14 साल की थी तो उस टाइम मैं अपने ननिहाल में गई थी, क्योंकि मेरे पिता शहर में रहा करते थे और हम लोग गांव में जाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। तो इसी वजह से 14 साल पहले जब मैं अपने ननिहाल में जाती हूँ तो वहाँ पर अपने मामा के लड़के के साथ इधर उधर खेतों में खेलने के लिए निकल जाया करती थी। उसी दौरान वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है, जो कि बकरियां चराया करता है। उस बकरियां चराने वाले लड़के के साथ हम लोग खेला कूदा करते हैं और वहाँ पर कैसा भी कोई अमीर गरीब वाला भेदभाव नहीं था। वहाँ पर खेलते खेलते हम सभी की हल्की सी दोस्ती हो जाती है और मैं रोज़ वहाँ पर जाकर खेला करती। लेकिन तभी एक दिन जब मैं अपने मामा के लड़के और राहुल के साथ वहाँ पर खेल रही थी तो उसी दौरान मेरे कान की एक बाली निकलकर ना जाने कहाँ खो गई थी और उसके बाद मैं बड़ी ही परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि वो बाली मुझे मेरे पिता ने 12वें बर्थडे पर गिफ्ट की थी और आज मैंने उनको खो दिया तो माँ बहुत ज़ोर से चिल्लाएगी, क्योंकि वो बाली सोने की थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राहुल होता है जो कि बकरी चराया करता था वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इधर जो उसके मामा का लड़का होता है अस्मिता के, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तीनों के तीनों उस बाली को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी वो बाली नहीं मिलती है तो उसके बाद जो अस्मिता होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जब वो घर जाएगी और बाली उसके कान में नहीं मिलेगी तो उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगेगी। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो राहुल होता है वो उसे चुप कराता है, कहता है कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, इसका भी कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। लेकिन अस्मिता बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी और रोए ही जा रही थी। लेकिन तभी जो राहुल होता है वो कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं और उन पैसों से हम तुम्हारे लिए एक और ऐसी बाली बनवा देंगे और उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब इस बात को सुनकर जो अस्मिता होती है वो चुप तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर राहुल ने झूठ बोला था, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। इसके बाद जो राहुल है वो कहने लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं पैसे लेकर आता हूँ और तुम थोड़ी देर तक मेरी बकरियों का ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर जो राहुल होता है वहाँ कुछ पैसे बचा कर रखे थे, उन पैसों को घर से निकाल कर ले आता है और लाकर अस्मिता के हाथ में थमा देता है। कहता है, ये लो पैसे और इन पैसों से तुम और तुम्हारा भाई दोनों के दोनों चले जाओ और जाकर अपने लिए दूसरी बाली खरीद लो। अब इस बात को सुनकर अस्मिता को बड़ी खुशी होती है और वो एकदम से राहुल को गले लगा लेती है और कहती है, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अब इसके बाद अस्मिता और उसका मामा का लड़का दोनों के दोनों वहां से चले जाते हैं और राहुल अपनी बकरियों को वहीं पर चराने लगता है।
उसी गांव के अंदर एक ज्वेलर था और उस ज्वेलर के पास जाकर यहाँ पर जो अस्मिता के मामा का लड़का होता है जिसकी उम्र 17 साल थी, वो उन पैसों को ले जाकर उसके लिए एक और बाली बनवा देता है और उसे लाकर अस्मिता को दे देता है। इस बाली को पहनने की वजह से अस्मिता के चेहरे पर अलग ही खुशी होती है और उसके बाद वो बेफिक्र होकर अपने घर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही राहुल शाम के समय अपने घर जाता है तो घर जाने के बाद उसके पिता को यह बात पता चल गई थी कि उसके रखे हुए पैसों को राहुल यहाँ से ले गया है। तो उसके बाद वो उस पर पिटाई लगाने लगता है। हालांकि पैसे ज्यादा नहीं थे, 2000 रुपए थे जो अस्मिता को दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो राहुल के पिता होते हैं उन्हें इस बात का ज्यादा गुस्सा आता है कि उनके बेटे ने चोरी की है और उसके बाद वो बता नहीं रहा है कि इन पैसों को कहाँ खर्च किया है। उसका पिता उस पर पिटाई लगाता है लेकिन वो एक बात तक भी नहीं कहता है कि मैंने इन पैसों को कहाँ कर दिया। ये बात अस्मिता और उसके मामा के लड़के को भी पता चल जाती है और वो लोग दूर खड़े होकर इसको देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राहुल होता है, बकरी चराने वाला लड़का, वो बिल्कुल भी उसका नाम नहीं लेता है कि उन पैसों से उसने ये कुछ किया है। काफी देर पिटाई लगाने के बाद उसका पिता उसे ऐसी छोड़ देता है और यहाँ पर राहुल दर्द सहकर चुपचाप ऐसी बैठा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जो अस्मिता होती है उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वह ठान लेती है कि जब भी उसके पास पैसे हो जाएंगे तो उसके बाद वो विकास को ये पैसे जरूर लाकर देगी ताकि वो इन पैसों को अपने पिता को दे सके और उसके ऊपर से ये चोर होने का कलंक मिट सके। ऐसा सोच लेती है वो। लेकिन वो भी बच्ची ही थी तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते। और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ अस्मिता बड़ी होती है और जैसे ही अस्मिता शादी के योग्य होती है तो उसके बाद उसके माता पिता उसकी करा देती हैं और शादी के बाद जो अस्मिता होती है वो अपने पति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। यहाँ पर उसकी फैमिली, जितनी भी उसकी ससुराल में फैमिली होती है, वो सभी अपने अपने अलग अलग बिजनेस किया करते थे। तो अस्मिता के लिए भी एक बिजनेस सेटल कर दिया जाता है और अस्मिता दिन रात मेहनत करके उस बिजनेस को काफ़ी उन्नतियों तक ले जाती है। जब से अस्मिता बिजनेस करने लगी है तभी से ये काका जो इनकी गाड़ी को चलाया करते हैं वो उनके परमानेंट ड्राइवर हैं और इन दोनों का रिश्ता बाप बेटे का सा है। कोई भी सलाह अगर अस्मिता को लेनी होती है तो यहाँ पर इस काका से लिया करती है और इसी वजह से आज ही पूरी कहानी इसे बता देती है। कहती है, काका, जब रास्ते में मैंने बकरी चराने वाले को देखा तो यहीं पर मेरा ननिहाल था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना राहुल से मिलती चलूं और आज उसके उस कर्ज को भी चुका दूंगी जो उसने बचपन में मेरे लिए इतनी पिटाई खाई थी। हालांकि अब उन पैसों का कोई मोल नहीं है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था और उसने मेरे दर्द को देखते हुए मुझे लाकर 2000 रुपये अपने घर से दे दिए थे। अब इस बात को सुनकर जो ड्राइवर काका होता है उसे भी इस बात पर बड़ी हैरानी होती है और वो भी राहुल को देखना चाहता है। दोनों के दोनों अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए सीधा उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर अस्मिता का ननिहाल था और वहां पर जाने के बाद जो अस्मिता होती है वो ड्राइवर काका को रास्ता बताती रहती है और धीरे धीरे वो लोग राहुल के घर पर पहुंच जाते हैं जिस पर राहुल पहले रहा करता था। राहुल के घर के सामने गाड़ी रुकती है और अभी समय हो रहा था लगभग 3 बजे का। अब जैसे इतनी बड़ी गाड़ी राहुल के घर के सामने रुकी थी तो अड़ोसी पड़ोसी भी घरों से बाहर निकलकर उस गाड़ी को देखने लगते हैं क्योंकि राहुल अभी काफ़ी ज़्यादा गरीब इंसान है। जैसा वो पहले रहा करता था वैसा ही घर उसका अब बना हुआ है और इतनी बड़ी गाड़ी उसके दरवाजे पर क्या कर रही है, यही देखने के लिए अड़ोसी पड़ोसी बाहर निकले थे। इसके बाद जो अस्मिता होती है उस गाड़ी से निकलती है और निकलते हुए जब अड़ोसी पड़ोसी में से एक पड़ोसी उसे देख रहा था तो उससे कहने लगती ये राहुल का घर ही है ना। तो यहाँ पर जो वो पड़ोसी होता है वो हमेशा हिलाता है और अस्मिता की तरफ देखता ही रह जाता है क्योंकि अस्मिता ने बहुत ही महंगे कपड़े पहन रखे थे और बहुत बड़ी गाड़ी से वो निकली थी। लेकिन अस्मिता सीधी उस दरवाजे पर पहुंच जाती है और दरवाजे को खटखटाने लगती है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से 2 मासूम बच्चे निकलते हैं। एक की उम्र तकरीबन 5 साल रही होगी और दूसरी जो बच्ची होती है उसकी उम्र तकरीबन 7 साल रही होगी। अब जैसे ही वो दोनों बच्चे बाहर आते हैं तो यहाँ पर अस्मिता को समझने में देर नहीं लगती कि ये राहुल के ही बच्चे हैं और उसके बाद में उनसे कहने लगती है, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं। अब इस बात को सुनकर जो ड्राइवर काका होता है उसे भी इस बात पर बड़ी हैरानी होती है और वो भी राहुल को देखना चाहता है। सुनकर वो बच्चे बड़ी मासूमियत से कहने लगते हैं, पापा तो नहीं हैं। लेकिन तभी पड़ोसियों में से एक व्यक्ति आता है और आने के बाद कहने लगता है, मैडम, इनके पापा की तो मौत काफी दिन पहले हो चुकी है, अब तो इन बच्चों को इनकी बच्चों की मां पाला करती है। अब इस बात को सुनते ही यहां पर जो अस्मिता होती है उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है क्योंकि जिस दोस्त का वो कर्ज चुकाने के लिए आज यहां पर आई थी वो दोस्त तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है
उसके बाद यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं उन बच्चों की मां को बुलाते हैं जो कि दूसरे के खेतों में मजदूरी कर रही थी। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके घर पर एक बहुत ही अमीर महिला आई है और वो उसके पति के बारे में पूछ रही है, तो उसके बाद वो भागी दौड़ी वहां पर आती है। और आने के बाद जैसे ही यहाँ पर अस्मिता को देखती है तो पूछने लगती है, हाली बहन जी, कहिए आप कौन हो और आपको मेरे पति से क्या काम है। तो यहाँ पर जो अस्मिता होती है, अभी तक उसे इस बात का गहरा दुख है अस्मिता को, जिससे वो मिलने के लिए आ रही थी। बड़ी खुश होकर वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, लेकिन फिर भी जब राहुल की पत्नी उसके सामने है तो वो उससे बात करने लगती है। कहती है, देखिए आप तो मुझको नहीं जानती, लेकिन आपके पति मुझे अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि इसी गांव के अंदर मेरा ननिहाल था। भले ही मेरे आज मामा और उनके लड़के यहाँ से चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बचपन में आया करती थी। तो उस समय पर आपके पति के साथ हम लोग खेला कूदा करते थे और वहीं से उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। दरअसल बचपन में एक इस तरह की घटना हो गई थी कि मेरी बाली खो गई थी और उसके लिए राहुल ने मुझे पैसे दिए थे, तो उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। अब इस बात को सुनकर जो महिला होती है, जो कि राहुल की पत्नी है, वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी अमीर होने के बाद भी ये उन पैसों को लौटाने के लिए आई हैं जो कभी बचपन में उसके पति ने उसे दिए थे, और उनका तो कोई सबूत भी नहीं है कि वो पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। इसी वजह से वो उसे पहचान जाती है कि यह अच्छी महिला है और इसके बाद उसे घर के अंदर वेलकम करती है। यहाँ पर जो अस्मिता होती है वो राहुल की पत्नी के साथ घर के अंदर जाती है। साथ में बच्चे भी चले गए थे और बाहर जो लोग जमा थे वो यहाँ से इधर उधर हो गए थे। ड्राइवर काका भी घर के अंदर आ जाते हैं और इसके बाद जो अस्मिता है वो राहुल की पत्नी से बातचीत करने लगती है। यहाँ पर राहुल का फोटो एक दीवार पर लगा हुआ था और जब वो उस फोटो को देखती है तो उससे पूछने लगती है, ये बताओ उसकी मौत कैसे हुई थी। तो यहाँ पर जो राहुल की पत्नी होती है वो अस्मिता को बताने लगती है। वो एक कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन अचानक से एक दिन काम करते वक्त उनका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है और उसी वजह से वो मशीन की चपेट में आकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी मौत के बाद कंपनी से कुछ पैसा भी मिला था, लेकिन वो पैसा कब तक चलता। धीरे धीरे वो पैसा भी खत्म हो जाता है और उसके बाद अब मैं मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। अस्मिता कहने लगती है, राहुल के माता पिता कहाँ हैं? तो वो बताती हैं, उनकी तो काफी दिनों पहले मौत हो गई थी। इसके बाद जो अस्मिता है उस घर को अंदर से देखती है और अंदर से देखने के बाद ये साफ साफ उसे पता चल जाता है कि इस घर के अंदर ये लोग काफी मुसीबतों से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो अस्मिता है राहुल के बच्चों को अपने पास बुलाती हैं और उनसे पूछने लगती है, तुम कौन कौन सी क्लास में पढ़ा करते हो और कौन से स्कूल में पढ़ा करते हो। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे होते हैं पहले तो पढ़ा करते थे, लेकिन जब से उनके पिता की मौत हुई है उसके बाद से उनकी पढ़ाई बंद हो गई है। वो कह देते हैं हम पढ़ने के लिए नहीं जाया करते, माँ हमें घर पर ही थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करती है और उसी से हम लोग पढ़ाई लिखाई सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं ना, तो हम लोग पढ़ाई नहीं किया करते। इस बात को सुनकर अस्मिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर जो ड्राइवर काका होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अस्मिता जो अब तक उन पैसों को चुकाना चाहती थी वो सोचने लगती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। क्योंकि यहाँ पर राहुल की पत्नी की भी हालत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो राहुल की पत्नी से पूछने लगती है, तुम कितने रुपए कमाया करती हो। तो यहाँ पर राहुल की पत्नी बताने लगती है, डेली के मुझे 200 रुपये मिला करते हैं और मैं मजदूरी पर जाया करती हूँ। महीने का 7,000 रुपया हो जाता है, लेकिन उतने पैसों से घर का खर्चा चल पाता है, तो बच्चों की फीस मैं नहीं दे पाती। इस बात को कहते हुए जो राहुल की पत्नी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद अस्मिता उसे सहारा देती है और कहती है, चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो ना, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं वो कर रहूँगी। लेकिन तभी राहुल की पत्नी कहने लगती है, नहीं मैम साहब, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहने लगती है, अरे ऐसी बात नहीं है, बचपन में तुम्हारे पति ने मेरी मदद की थी और इसी तरह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक राह दिखा सकती हूँ जिस राह से तुम अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकती हो। अब इस बात को सुनने के बाद जो राहुल की पत्नी होती है वो चुपचाप रह जाती है और उसके बाद जो अस्मिता है वो फिलहाल तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन एक नई ऊर्जा के साथ उसी गांव में लौटती है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले उन बच्चों का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराती है और कहती है, ये बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे और इनके लिए जो भी खर्चा आएगा वो पैसे तुम ही मुझे दे देना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पैसा कमाने लायक बना देती हूँ।
उसके बाद जो राहुल की पत्नी होती है वो कहने लगती है, मैं पैसा कैसे कमा सकती हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन तभी अस्मिता की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मैटर नहीं किया करती, आपका काम करने का तरीका मैटर किया करता है। आप ऐसा करना, कल इस समय इस जगह पर आ जाना और वहाँ पर मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। इसके बाद अस्मिता फिर से वहाँ से चली जाती है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और यहाँ पर जो राहुल की पत्नी होती है सुबह सुबह 9 बजे उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ के लिए अस्मिता ने उसे बताया था। वहाँ पर एक सिलाई सेंटर होता है, बहुत ही अच्छा वाला, जिसके अंदर कपड़ों की डिज़ाइन भी की जाती है। तो उसके अंदर अस्मिता जो होती है वो राहुल की पत्नी को लगा देती है और कहती है, अच्छी तरह से सिलाई करना सीख लो और यहाँ पर जब तुम्हें अच्छे से सिलाई आ जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारा सिलाई सेंटर खुलवा दूंगी और उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी को अपने दम पर व्यतीत कर सकती हो और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जब वो काम सीखती है तो धीरे धीरे उस दिनों के अंदर उसे बहुत अच्छी तरह से काम आ जाता है और जब वो अच्छी तरह से काम सीख लेती है तो अस्मिता अपने पास से पैसे लगाकर उसके लिए उसी शहर के अंदर एक बहुत ही अच्छा सिलाई सेंटर खुलवा देती है, जिसके अंदर वो महंगे महंगे डिज़ाइनर सूट सीना करती है और उसकी मेहनत की वजह से उस पर ढेर सारे कस्टमर आने लगते हैं बड़े बड़े घरों के और ढेर सारा रुपया पैसा वो कमाने लगती है। जब वो रुपया पैसा कमाती है तो उसके बाद अस्मिता के पैसों को चुकाने की सोचती है, लेकिन अस्मिता मना कर देती है। कहती है, ये तुम्हारे पति का कर्ज था जो मैंने चुकाया था और तुम इन पैसों को अपने पास रखो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इकट्ठा कर लो। यहाँ पर जो अस्मिता है वो आज तक भी विकास की पत्नी और उसके बच्चों से मिलने के लिए जाया करती है। जब भी कभी उनका रिजल्ट आया करता तो उनके रिजल्ट के लिए पूछा करती, उनके लिए खिलौने और कपड़े ले जाया करती और अच्छे से अभी तक भी उनकी देखरेख कर रही है। यहाँ पर ये बात जैसे ही अस्मिता के पति को पता चलती है तो वो भी अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करते हैं और वो भी अपनी पत्नी के साथ कभी कभी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ उनसे मिलने के लिए आया करते हैं और इस परिवार से उनका एक अलग सा बॉन्ड बन गया है। गांव वाले इस बात को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं और यहाँ पर सभी लोग अस्मिता की वाहवाही करने लगते हैं।